हाल ही में अनुपमा का करियर बहुत स्मूथ नहीं रहा। इसका एक कारण यह था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत कड़ा था, लेकिन बड़ा कारण खुद अनुपमा थी। अनुपमा जहां तक पहुंची वो पूरी तरह से उसकी एक्टिंग स्किल्स और खूबसूरती की वजह से थी। उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं थी। आखिरकार उम्र के साथ खूबसूरती धीरे धीरे कम हो जाती है। जहां तक एक्टिंग स्किल्स की बात है वे भी बदली जा सकती है। इसलिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे जरूरी चीज थी बैकस्टेज सपोर्ट। अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो तो चाहे अपीयरेंस एवरेज हो या एक्टिंग स्किल्स कमजोर, फिर भी वो बहुत सारे रिसोर्सेज पा सकता था जो आम लोग नहीं पा सकते। ये बात अवनी के बारे में भी सही थी। इंद्रपुर ने अवनी को इसलिए तंग किया क्योंकि उसके पास कोई बैकर नहीं था और अनूप एक गैंगस्टर था, इसलिए वह स्वभाव से अच्छा इंसान नहीं था। अनूप ने कई बार लोगों को बुलाकर अनुपमा को ढूंढने को कहा था। उसका मकसद साफ था, वो अनुपमा को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता था। अगर अनुपमा मान जाती तो वह एलिस्ट फीमेल सेलिब्रिटी बन सकती थी। साथ ही अनूप के रिश्ते से उसे पहले से ज्यादा रिसोर्सेज मिलते जो पहले नहीं मिल पाए थे। अनुपमा को अनूप की ये मांग बहुत गुस्से वाली लगती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह अपना शरीर बेचने वाली होती तो पहले ही कर लेती। अब तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी। जब अनूप को पता चला कि अनुपमा क्या सोच रही है तो उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए अनुपमा से निपटना शुरू कर दिया। अगर अनुपमा अपने सेलिब्रिटी हेलो को त्याग देती तो उसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं बचता। इसी वजह से अनुपमा की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन घटती जा रही थी। अगर अनुपमा खुद अनूप से संपर्क करती तो यह माना जाता कि उसने हार मान ली है। एक बार जब अनुपमा ने समझौता कर लिया तो उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए उसकी मैनेजर सरोज लगातार उसे इस बारे में चेतावनी देती रहती थी। सरोज की बात सुनकर अनुपमा रुद्र और बाकी की ओर मुड़ी। वो उलझन में थी और एक पल के लिए नहीं जानती थी कि क्या करे। हालांकि अनुपमा जानती थी कि वह एक फोन कॉल से सब कुछ सुलझा सकती है, पर कॉल करने का मतलब उसके लिए एक नाइटमेयर की शुरुआत हो सकता था। एक स्ट्रॉन्ग बैकअप मिलने से अनुपमा जल्दी ही अपनी मौजूदा दिक्कत से बाहर निकल सकती थी, लेकिन इससे लंबी अवधि के समाधान नहीं होते। अगर अनूप उससे थक गया तो अनुपमा दूसरी श्रेणी की सेलिब्रिटीज के बराबर भी नहीं रह पाएगी। अनुपमा ने अनूप की मांग इसलिए नहीं मानी क्योंकि उसमें नोबल कैरेक्टर था, बल्कि इसलिए कि वह किसी की खिलौना नहीं बनना चाहती थी। एक फीमेल सेलिब्रिटी अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दूसरों के खिलौने बन जाती है तो वो किसी प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं होती। चाहे वो कुछ भी करे, उसे दूसरों के आगे झुकना पड़ता है। यह भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे अंधेरा पहलू है। इसलिए अनुपमा उलझन में थी, नहीं जानती थी क्या करे। क्या इतना बड़ा सैक्रिफाइस कुछ अनजान लोगों के लिए करना वाजिब था? रुद्र और बाकी लोगों को अनुपमा के विचारों का कोई अंदाजा नहीं था। शेखर बेसब्री से अपने रीइंफोर्समेंट के आने का इंतजार कर रहा था। रुद्र एक्सप्रेशनलेस कुर्सी पर बैठा था। बिंदिया अब भी इंडिफरेंट थी, जैसे समस्या की गंभीरता का पता ना हो। जहां तक शोएब और यास्मीन की बात थी, वे सामान्य लोग थे और कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, इसीलिए उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। दूसरी ओर गुजरात क्लब पैराडाइज में इस समय क्लब हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। 10 से ज्यादा मिडिल एज्ड लड़के लाल चंदन की लंबी मेज के चारों ओर बैठे थे। ये सभी भव्य और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा वाले थे। वे हंसते ठिठोली करते हुए टोस्ट कर रहे थे। ये लोग गुजरात के वीआईपी माने जाते थे। इनमें से कोई भी 100 मिलियन से अधिक की संपत्ति वाला था। क्लब पैराडाइज वीआईपीज का मिलन स्थल था। आम अमीरों को यहां दाखिल होने की इजाजत तक नहीं थी। क्लब पैराडाइज का मालिक माफिया दुनिया का हेड गैंगस्टर अनूप था। इन बॉसों के बगल में सेक्सी और खूबसूरत बनी गर्ल्स खड़ी थी। ध्यान से देखो तो ये बनी गर्ल्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की दूसरी और तीसरी श्रेणी की सेलिब्रिटीज थी। ये सेलिब्रिटीज इन बड़े शख्सियतों के साथ डिनर करने के काबिल नहीं थी। वे बस उनके साथ खड़ी रहकर बनी गर्ल्स की भूमिका निभाती थी, इन बॉसों को सेवा देती। आम लोगों की नजर में ये सेलिब्रिटीज ज्यादातर मशहूर नहीं थी, फिर भी वे ऐसी मौजूदगी के रूप में थी जिन्हें आम आदमी छू तक नहीं सकता।
उनकी जिंदगी बाहरी लग्जरी दिखती थी, पर कौन सोचता कि ये सेलिब्रिटीज इन वीआईपीज के सामने इतनी नम्र होती हैं। और इस बड़े समूह में मुख्य सीट पर बैठे दो लोग सबसे ऊंचा दर्जा रखते थे। दोनों 50 के दशक के थे। उनमें से एक काले सूट में था, जो शालीन और आसान दिखता था। उसका घनिष्ठ चौड़ा चेहरा हल्की मुस्कान लिए था और हर गतिविहार में दबदबा झलकता था। यह वर्षों के सत्ता में रहने का आभास था। न बोले फिर भी पता चलता था कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बिल्कुल सामान्य नहीं है। यह व्यक्ति योगेंद्र के पिता अनूप के अलावा कोई नहीं था। वह इसी क्लब हाउस का असली बॉस भी था। दूसरा मध्य आयु वर्ग का आदमी अनूप से बड़ा था। वह वैसे सूट में था। वो मोटा और बदसूरत था। उसका चेहरा भयानक और सिर बड़ा गंजा था। वह लोगों को नूवो रिची का एहसास देता था। ये वही व्यक्ति था, उस गंजे आदमी का कजिन, जिसका झगड़ा रुद्र और बाकी के साथ हुआ था। वह गुजरात का एक बहुत प्रसिद्ध बॉस था, हरमन। गुजरात में हरमन ने कई बेरहम काम किए थे। गुजरात के लोग हरमन को नफरत और डर दोनों करते थे। बहुत कम लोग हरमन को चुनौती देने की हिम्मत करते थे। मिस्टर चौबे, मुझे नहीं लगा था कि आपका क्लब पैराडाइज इतना अच्छा चल रहा है। ये मेरे लिए आंखें खोलने वाला अनुभव है। हरमन ने मुस्कुराते हुए अनूप से कहा। बस तुम आनंद लो, अनूप ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं जरूर आनंद ले रहा हूं। कितनी सुंदर महिलाएं मेरा मनोरंजन कर रही है। नाखुश होने की क्या बात। हरमन ने जोर से हंसते हुए कहा। उसका चेहरा बेहद विकृत था। अनूप ने हरमन को तिरस्कार से देखा। असल में अनूप हरमन जैसे लोगों से बहुत तिरस्कार करता था, पर अपनी प्रतिष्ठा के लिए वह हेमंत का सम्मान बड़ी भव्यता से करता था। गुजरात में ताकत और स्थिति के मामले में हरमन और अनूप अलग स्तरों पर थे। बेशक एक और कारण था। अनूप ने सुना था कि आज अनुपमा आएगी, इसलिए वो अनुपमा के लिए यहां था। क्लब पैराडाइज में अनूप ने लगभग आधे घंटे तक हरमन और बाकी लोगों से बातचीत की, लेकिन अनूप ने ध्यान दिया कि उसके बगल की सीट हमेशा खाली रही। अनुपमा कभी भी वहां दिखाई नहीं दी। इसलिए अनूप थोड़ा एंग्शियस था, लेकिन हरमन से पूछने में शर्म महसूस कर रहा था कि क्या हो रहा है। इसलिए वो केवल हरमन को औपचारिक जवाब देता रहा। हरमन ने आज अनूप के साथ डिनर करने का कारण बहुत सरल था। उसे अनूप से एक मदद चाहिए थी। कुछ समय पहले हरमन की नजर एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पड़ी थी, लेकिन हरमन की वर्तमान ताकत के साथ उसे इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए मदद की जरूरत थी। इसीलिए हरमन ने अनूप को सोचा, अगर अनूप उसकी मदद कर सके तो ये प्रोजेक्ट जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन हरमन के पास अनूप को मनाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अंततः अनुपमा पर ध्यान केंद्रित किया। हरमन जानता था कि अनूप हमेशा से अनुपमा को बहुत पसंद करता था। अगर वह अनूप को अनुपमा पाने में मदद कर सके तो बाकी सब काम सरल हो जाएगा। यही वजह थी कि हरमन इतना बेचैन था कि गंजे आदमी और बाकी लोगों से कहकर अनुपमा को ले आए। लेकिन आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी हरमन ने अनुपमा को नहीं देखा। स्वाभाविक रूप से वह थोड़ा एंग्शियस हो गया। हालांकि अनूप ने कुछ नहीं कहा, हरमन महसूस कर सकता था कि अनूप इम्पेशेंट हो रहा था। मिस्टर चौबे, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में अपने क्षेत्र का क्रूरता से विस्तार कर रहे हो। हरमन ने हिचकिचाते हुए पहल की और मुस्कुराते हुए अनूप से पूछा। इसका कारण है कि गुजरात के मालिक मिस्टर सिंघानिया के आगे झुक गए हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, अनूप ने बेरुखी से जवाब दिया। मिस्टर सिंघानिया, ये नाम सुनकर हरमन चौंक गया। उसकी आंखों में उलझन झलकी। आखिरकार हरमन जैसे स्तर के लोग मिस्टर सिंघानिया से संपर्क में नहीं होते। इसके अलावा हरमन गुजरात से था, इसलिए वो रुद्र के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। ये देवनगर के मिस्टर सिंघानिया है, जो नेहाल और शौर्यवीर सिंह के बॉस है, अनूप ने समझाया। नेहाल, जो शौर्यवीर सिंह का बॉस है। हालांकि अनूप ने रुद्र का परिचय साधारण तौर पर दिया। केवल ये कुछ शब्द सुनते ही सब दंग रह गए। ये साबित करता है कि रुद्र की पहचान कितनी मजबूत है। हरमन ने विश्वास नहीं करते हुए अनूप को देखा। मिस्टर चौबे, क्या तुम मिस्टर सिंघानिया को जानते हो? इस समय
एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, हमारी कंपनी के 10% शेयर मिस्टर सिंघानिया के पास है। मिस्टर सिंघानिया अब हमारी कंपनी के शेयरधारक माने जाते हैं। अनूप ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि अनूप ने यह सब शांतिपूर्वक कहा, वो अंदर से बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। जहां तक अनूप का रुद्र को 10% शेयर देने का प्रस्ताव था, रुद्र को इसकी कोई खबर नहीं थी। रुद्र ने कभी इससे सहमति भी नहीं दी थी। यह केवल अनूप और नेहाल के बीच मौखिक समझौता था। नेहाल ने देखा कि अनूप ने पहल करके अपनी सद्भावना दिखाई और यहां तक कि 10% शेयर देने तक की पेशकश की। यह बहुत ईमानदारी मानी गई। आखिरकार अनूप की कंपनी का वार्षिक मुनाफा एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। भले ही यह केवल 10% हो, पर राशि छोटी नहीं थी। नेहाल के पास अनूप की भलाई को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अनूप ने रुद्र की कृपा पाने के लिए नेहाल को 10% शेयर देने का विकल्प चुना। इस तरह वो रुद्र के नाम का उपयोग करके अपनी शक्ति का बेहिचक विस्तार कर सकता था। जब गुजरात के लोगों को पता चला कि अनूप का बैकिंग रुद्र है, तो वे अनूप से और भी डरने लगे। मूल रूप से कोई भी अनूप के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे अनूप का व्यापार दिन ब दिन आसान होता गया। नहीं, ये मिस्टर सिंघानिया कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? हरमन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने उलझन भरे चेहरे से सबसे पूछा, जिन्हें रुद्र की असली पहचान पता थी। उन्होंने तुरंत हरमन को समझाया। जब हरमन को रुद्र की पहचान पता चली, तो वह चौंक गया। वो हकलाया, मिस्टर चौबे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ताकतवर मददगार जानते हो। क्या मददगार? मैं तो बस मिस्टर सिंघानिया के लिए काम कर रहा हूं, अनूप ने बहुत साधारण तरीके से कहा। हर कोई मिस्टर सिंघानिया जैसा व्यक्ति के लिए काम करने के योग्य नहीं होता। एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने धीरे से कहा। सही कहा, 10% शेयर निकालना तो दूर की बात है। अगर मिस्टर सिंघानिया चाहें, तो मैं अपने 50% शेयर भी देने को तैयार हूं। सही, बस मिस्टर सिंघानिया हमारा कोई मामूली इंसान समझता ही नहीं। वहां मौजूद अमीर लोग धीरे से चर्चा करने लगे और कुछ अनूप की तारीफ भी करने लगे। दूसरी तरफ अनूप के चेहरे पर तिरस्कार साफ था। वो जानता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। वे सिर्फ उसे रुद्र से मिलवाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सब सुनकर हरमन मिस्टर सिंघानिया के प्रति और ज्यादा जिज्ञासु हो गया। हालांकि हरमन जानता था कि उसे मिस्टर सिंघानिया से मिलने के लिए ज्यादा पूंजी चाहिए, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा सका कि वो अनूप से सीधे कहे कि वो मिस्टर सिंघानिया से मिलना चाहता है। वो सोचता था कि प्रोजेक्ट मिल जाना ही काफी होगा। वो और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। मिस्टर सक्सेना, आपने आज मुझे क्यों बुलाया? इस वक्त अनूप आखिरकार और नहीं रोक सका और हरमन से धीरे से बोला। अनूप का ये सवाल सुनकर हरमन हिचकिचाया। फिर वो हंसा और बोला, मिस्टर चौबे, सच कहूं तो आज तुमसे एक बात पूछनी है। मुझे हमारे प्रांत में चंद्रपुर के रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है, लेकिन यहां मेरे कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता क्या करूं। मुझे आशा है कि तुम मेरी मदद कर सको। जब ये काम हो जाएगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रपुर का रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अनूप ने थोड़ा सोचा और फिर हल्के से कहा, मिस्टर सक्सेना, कई लोग इस प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, है ना? हाँ, प्रतिस्पर्धा काफी तेज है। नहीं तो मैं तुम्हारी मदद क्यों मांगता, मिस्टर चौबे? हरमन ने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अनूप ने हरमन को देखा और कुछ नहीं कहा, जैसे वो कुछ इंतजार कर रहा हो। अनूप के चेहरे के भाव देखकर हरमन तुरंत समझ गया कि उसका मतलब क्या है। वह जल्दी से मुस्कुराया और बोला, मिस्टर चौबे, मैंने पहले ही अपने लोगों को मिस अनुपमा को बुलाने भेज दिया है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस अनुपमा अभी पहुंची नहीं है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आज ही मैं इंतजाम करूंगा कि आप मिस अनुपमा से मिल सके। हरमन की बात सुनकर अनूप हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर सक्सेना, जिस प्रोजेक्ट की तुम बात कर रहे हो, उसमें सचमुच कई दावेदार हैं, लेकिन उस कंपनी के प्रेसिडेंट से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मुझे बस एक शब्द कहना होगा। अगर तुम अनुपमा को यहां ले आओ, तो बाकी की चिंता मत करो। मिस्टर चौबे,
बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मिस अनुपमा को जरूर यहां लाऊंगा। अनूप की बात सुनकर हरमन थोड़ा उत्साहित हो गया और फौरन बोला, ठीक है। अनूप ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। दरअसल साफ था कि यदि हरमन अनुपमा की व्यवस्था कर देता है तो अनूप प्रोजेक्ट की गारंटी लेगा। हरमन ने अपना फोन निकाला और बेचैनी से स्क्रीन देखने लगा। उसके लोग काफी देर से गए थे और बॉडीगार्ड्स भी साथ थे। सामान्य तौर पर तो काम अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई लौटकर नहीं आया। हरमन को चिंता होने लगी कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। रिंग। अचानक हरमन का फोन बज उठा। वो चौंक गया और बोला, मिस्टर चौबे, जरा माफ कीजिए, मुझे कॉल लेना होगा। जाइए, अनूप ने लापरवाही से जवाब दिया। हरमन ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने कॉल उठाई और चिल्लाया, जोसेफ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था उस औरत अनुपमा को यहां लेकर आओ। आखिर कर क्या रहे हो? हरमन, यहां समस्या हो गई है, मैं अनुपमा को अभी लेकर नहीं आ सकता, जोसेफ ने बेब्सी से कहा। समस्या? हरमन की भौहें सिकुड़ गई। वो हैरान होकर बोला, क्या समस्या? बस एक लड़की है। ये इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? जोसेफ ने घबराकर जवाब दिया, हरमन, हमें अजिंता टाउन में कुछ लोगों से सामना करना पड़ा। उनमें से एक बेहद ताकतवर था। उसने हमारे बॉडीगार्ड्स को हरा दिया और अनुपमा को ले जाने नहीं दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। बेहतर होगा कि तुम खुद आकर निपटो। वे लोग हैं कौन? हरमन ने गुस्से से पूछा। लगता है कुछ स्टूडेंट्स हैं, जोसेफ ने झुंझलाहट से कहा। स्टूडेंट्स? हरमन का पारा चढ़ गया। कमबख्त, कुछ स्टूडेंट से भी नहीं निपट सकते। तुमसे ज्यादा नालायक मैंने नहीं देखा। हरमन, ये स्टूडेंट साधारण नहीं है, उनमें से एक बहुत ताकतवर है। जोसेफ अटकते हुए बोला, बस करो बकवास, मैं खुद आ रहा हूं। हरमन गरजकर बोला और फोन काट दिया। कॉल खत्म करके वो खराब मूड में प्राइवेट रूम में लौटा। अनूप ने उसे देखकर पूछा, मिस्टर सक्सेना, क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों लग रहा है? हरमन ने दबे स्वर में कहा, मिस्टर चौबे, मेरे लोगों को मिस अनुपमा को लाने में दिक्कत आ रही है। मैं अभी जाकर देखता हूं। कृपया आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। दिक्कत? अनूप हल्का सा हंसा और बोला, वैसे भी हम खाना निपटा ही चुके हैं। यही रुकने से अच्छा है कि हम सब तुम्हारे साथ चले और देखें मामला क्या है। ठीक है, हरमन जल्दी से बोला और अनूप को लेकर बाहर निकल गया। हॉट स्प्रिंग में दूसरी तरफ अनुपमा, बिंदिया, यास्मिन और बाकी लड़कियां कपड़े बदलकर अब सामान्य लिबास में थी। अब भी देख अनुपमा ने दोबारा सनग्लासेस और कैप पहन ली और आराम क्षेत्र में चुपचाप बैठ गई। वो उलझन में थी कि रुद्र और बाकी लोगों की मदद करे या नहीं। उधर सरोज लगातार फोन कर रही थी ताकि गुजरात में किसी जानकार से मदद मिल सके, लेकिन जैसे ही लोगों ने सुना कि मामला हरमन का है, सबने बहाने बनाकर हाथ खड़े कर दिए। रुद्र आलसी अंदाज में बीच चेयर पर लेटा धूप का मजा ले रहा था, मानो उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं। अनुपमा ने अनजाने में रुद्र को देखा और बहुत असहाय महसूस किया। वह समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र इस मौके पर भी इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। उसी समय कुछ नौजवान अकड़ते हुए हॉट स्प्रिंग में दाखिल हुए। शेखर ग्रांट की आंखों में उन्हें देखकर उत्साह की झलक आई, क्योंकि सबसे आगे चलने वाला शख्स था उमेश, वही जिसे शेखर ने मदद के लिए बुलाया था। शेखर को लगा था उमेश खुद नहीं आएगा, लेकिन जब उसने उसे सामने देखा तो बहुत प्रभावित हुआ। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, उमेश, तुम आ गए। तुम्हें तकलीफ दी, माफ करना। कोई बात नहीं, हम भाई हैं। अगर तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं? उमेश ने हल्के से कहा और फिर बिंदिया, अनुपमा वगैरह को सरसरी निगाह से देखकर शेखर से पूछा, असल में हुआ क्या है? शेखर ने धीरे से कहा, उमेश, मेरे दोस्त का इन लोगों से झगड़ा हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया। समझ गया, चिंता मत करो। गुजरात में चाहे वो कोई भी हो, मेरी इज्जत रखनी ही पड़ेगी। आज मैं ये मामला निपटा कर रहूंगा, उमेश ने आत्मविश्वास से कहा। शेखर ये सुनकर राहत महसूस करने लगा।
लेकिन तभी सामने से गंजा आदमी व्यंग्य भरे सुर में चिल्लाया, अबे चमचे, तू इतना बड़ा खिलाड़ी है क्या? नाराज नहीं किया जा सकता। शेखर जिस आदमी को लेकर आया था उसका नाम उमेश था। उसका परिवार प्रिंटिंग का कारोबार करता था। उसके पिता गुजरात के प्रिंटिंग किंग कहलाते थे। उमेश की मां गुजरात की ही एक संस्था में काम करती थी, इसलिए उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड था। उमेश ने जब कहा कि गुजरात में हर कोई उसका सम्मान करता है, तो वह डींगे नहीं मार रहा था। आखिर उमेश फैमिली के पास पैसा भी था और रसूख भी। आम लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन हरमन के रिश्ते के कारण जोसेफ की नजर में उमेश की कोई अहमियत नहीं थी। उमेश ने जोसेफ की तरफ मुड़कर हल्के से स्वर में कहा, तो तुम हो? जोसेफ, हां, मैं ही हूं। तुम्हारे दोस्तों ने मेरे लोगों को पीटा है, जोसेफ ने सामान्य लहजे में कहा। उमेश को जोसेफ से डर नहीं था, लेकिन उसे हरमन से डर था। आखिर हरमन के पास गुजरात में ताकत थी। यहां तक कि उमेश फैमिली भी हरमन जैसे गैंगस्टर को उकसाने की हिम्मत नहीं करती थी। जोसेफ, क्या तुम इन लड़कियों को परेशान कर रहे थे? शेखर मेरा दोस्त है, ज्यादती मत करो। उमेश ने भौहें चढ़ाकर जोसेफ पर चिल्लाया। उमेश अच्छी तरह से जानता था कि जोसेफ किस तरह का इंसान है। अनुपमा ने भले ही धूप के चश्मे पहन रखे हों, लेकिन उसकी शक्ल सूरत और अंदाज से साफ था कि वो बेहद खूबसूरत औरत है। बिंदिया की लंबी पतली टांगे भी इतनी निखरी हुई थी कि कोई भी देखकर आकर्षित हो सकता था। जोसेफ जैसा इंसान तो यूं ही काबू खो देता। इसलिए उमेश को लगा जोसेफ ने बिंदिया या अनुपमा को छेड़ा और इसी वजह से दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ। उमेश ने सोचा कि अगर बातें समझा बुझाकर निपटा ली जाए तो मामला ठीक हो सकता है। कुछ पल झिझकने के बाद उमेश सीधा जोसेफ के पास गया और चापलूसी भरे लहजे में बोला, जोसेफ, ये लोग मेरे दोस्त हैं, आज मेरी खातिर इन्हें छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मैं क्यों तुम्हारी खातिर इन्हें छोड़ दूं? जोसेफ ने उमेश की ओर घूरकर तिरस्कार से चिल्लाया। तुम? उमेश ने कभी नहीं सोचा था कि जोसेफ उसे इस तरह जवाब देगा। उसकी आंखों में नाराजगी की चमक उभरी और उसने गुस्से से कहा, तो मतलब तुम मेरी इज्जत नहीं रख रहे? उमेश कोई मामूली इंसान नहीं था। हालांकि वो हरमन को नाराज करने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन जोसेफ उसकी नजर में कुछ भी नहीं था। उसने जोसेफ से अच्छे से बात करने की कोशिश की थी, पर जोसेफ ने ऐसी बात कर दी, उमेश, तुम बेहतर होगा कि निकल लो, मैं अभी तुम्हारे साथ उलझने के मूड में नहीं हूं। जोसेफ ने झुंझलाकर चिल्लाया। इस समय इतने लोग देख रहे थे। जोसेफ की डांट सुनकर उमेश खुद को रोक नहीं पाया और गरजते हुए बोला, जोसेफ, अब तो तूने खुद मांगा है। ये कहकर उमेश गुस्से से जोसेफ पर टूट पड़ा। उसके साथ आए लोग भी हमला करने के लिए दौड़े। जोसेफ के बॉडीगार्ड्स तुरंत उसके सामने आ गए। हालांकि वे रुद्र से भिड़ने से डरते थे, लेकिन उमेश से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। शेखर ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं, तो उसने जल्दी से उमेश को रोका और धीमे स्वर में कहा, उमेश, सामने वाले काफी लोग हैं, बेहतर होगा तुम उन्हें मत छेड़ो। जोसेफ, इसका मतलब क्या है? आज तुम्हें साफ साफ बताना होगा। उमेश ने गहरी सांस ली और गुस्से से जोसेफ की तरफ देखा। जोसेफ ने हल्की मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा, उमेश, क्या तुम्हें पता भी है कि ये लोग किसे नाराज कर रहे हैं? बेहतर होगा तुम दूसरों के मामले में दखल मत दो, वरना अगर तुमने ज्यादा जिद की तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आखिर इन्होंने किसे नाराज किया है? उमेश कुछ पल के लिए चौंका और जोसेफ से उलझन भरी नजरों से पूछा, लगता है तुम्हें असली हालात पता ही नहीं है। तो सुन लो, उस औरत को मेरे कजिन हरमन ने खाने पर बुलाया था। वहां हरमन और अनूप मौजूद थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे उस औरत को ले जाने से रोका। अगर तुम इनका साथ दोगे तो इसका मतलब होगा तुम हरमन और मिस्टर चौबे दोनों के खिलाफ जाओगे। तुम्हारा कजिन हरमन, मिस्टर चौबे। जोसेफ की बात सुनकर उमेश का चेहरा एकदम बदल गया। वो हक्का बक्का खड़ा रह गया और समझ ही नहीं पाया क्या करे। जोसेफ ने गर्व से उमेश की ओर देखा। तुमने हरमन और अनूप को नाराज किया। उमेश ने हैरानी से शेखर की ओर देखा और पूछा, हमें तो पता ही नहीं था कि उसका कजिन कौन है। शेखर ने धीमी आवाज में कहा। उमेश ने शेखर को देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाया।
अगर बात सिर्फ जोसेफ की होती तो उमेश उससे भिड़ सकता था। आखिर जोसेफ कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन अब मामला हरमन और अनूप जैसे बड़े लोगों का था। उमेश फैमिली उनमें से किसी को भी नाराज करने की हालत में नहीं थी। अगर उसने शेखर और उसके दोस्तों का साथ देकर खुद को उनके ऊपरी स्तरीय दुश्मनों से भिड़ा लिया तो उसे खुद ही भारी नुकसान उठाना पड़ता। शेखर, क्या तुम मुझे भी अपने साथ डुबाना चाहते हो? लाखों लोगों में से तुमने हरमन जैसे आदमी को ही क्यों नाराज कर लिया? उमेश ने भौहें चढ़ाकर बेप्सी से चिल्लाया। हरमन कौन है? शेखर चौंक गया और उमेश से उलझन भरे स्वर में पूछा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि हरमन कौन है। इतना समझ लो कि वह ऐसा बड़ा आदमी है जिसे तुम क्या मैं तक नाराज नहीं कर सकता, उमेश ने धीमी आवाज में कहा। उमेश की बात सुनकर शेखर एकदम सन्न रह गया। वो जगह से हिला तक नहीं। उसे उम्मीद थी कि शायद उमेश इस मामले को संभाल लेगा, लेकिन अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। शेखर, मुझे बेवफा मत समझना, लेकिन मैं वाकई इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझ पर भी मुसीबत आ जाएगी। मैं हरमन जैसे आदमी को नाराज करने की हालत में नहीं हूं, उमेश ने धीमी आवाज में शेखर से कहा। ठीक है उमेश, मैं समझ गया। शेखर ने आखिरकार हालात की गंभीरता को भापा और बेप्सी से जवाब दिया। यास्मिन और बाकियों ने शेखर की तरफ देखा। उनके चेहरों पर सिर्फ निराशा थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। कहने का अधिकार नहीं रखता। उमेश ने बेप्सी से शेखर की तरफ देखा। उसने कुछ सेकंड हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, शेखर, हरमन सच में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम उकसा सके। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम्हें जोसेफ और फिर हरमन से माफी मांगनी चाहिए। तुम सब आम लोग हो। हरमन जैसे बड़े बॉस तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे। शायद वह तुम्हें छोड़ भी दे। हमें माफी क्यों मांगनी चाहिए? हमने कोई गलती नहीं की। वे थे जिनके साथ अनुपमा जाना चाहती थी। बिंदिया ने मुंह बनाकर चिल्लाया। किस बात की माफी? बिंदिया की बात सुनकर उमेश की आंखों में बेप्सी झलक उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बता दूं, हरमन जैसे लोगों को तुम उकसा नहीं सकते। अगर तुमने हरमन को नाराज किया तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा। तुम्हारे सारे परिवार मिलकर शायद हरमन की सालाना कमाई के बराबर भी पैसे नहीं कमा पाते। तुम्हारे पास उसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या है? हमने कुछ गलत नहीं किया। हमें माफी क्यों मांगनी चाहिए? पैसे होने का इससे क्या लेना देना? शायद मैं पुलिस को बुला लूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि इसे सुलझाने का कोई रास्ता नहीं है, बिंदिया ने मुंह बनाकर चिल्लाया। सही है, बिंदिया ठीक कह रही है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, हमें नहीं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा और एक सेब खाते हुए। उमेश ने रुद्र की बात सुनी तो वह और भी असहाय सा हो गया। उसने भौहें तानी और कहा, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या करने का अभिनय कर रहे हो? हरमन गुजरात का बड़ा बॉस है। तुम्हारे जैसे सामान्य लोगों के लिए जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, हरमन के हाथों मरो तब भी शिकायत करने वाला कोई नहीं होगा। पुलिस को बुलाओगे भी तो क्या पुलिस ध्यान देगी? क्या इस जगह कोई कानून नहीं है? बिंदिया ने उत्साह से चिल्लाया। कानून? इस जगह पर हरमन और अनूप ही कानून है। उनके जैसे लोग ऐसी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर तुम अभी माफी नहीं मांगोगे तो बाद में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा, उमेश ने बेरुखी से कहा। शेखर, शोएब और यास्मिन भी इस वक्त थोड़े नर्वस थे। उन्हें नहीं लगा था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। अनुपमा थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। उसने बिंदिया को धीरे से कहा, बिंदिया, ये सब तुम्ही ने शुरू किया। तुम पहले माफी क्यों नहीं मांगती? अनुपमा ने पहले ही सोच लिया था। रुद्र और बाकी लोग उसकी वजह से मुसीबत में थे, इसलिए वो चुप नहीं बैठ सकती थी। अनुपमा चाहती थी कि बिंदिया पहले माफी मांगे, फिर वो अनूप से गुहार लगाए कि रुद्र और बाकी को छोड़ दिया जाए। अनुपमा, हमने कोई गलती नहीं की, हमें माफी क्यों मांगनी चाहिए? बिंदिया ने चिल्लाया। बिंदिया जैसी लड़की हमेशा बहुत मासूम होती है। गलती तो गलती होती है और सही तो सही। वो कभी सामने वाले की पहचान और पृष्ठभूमि की वजह से समझौता नहीं करेगी। बिंदिया, अगर तुम अभी माफी मांगो तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो मामला और बढ़ेगा।
और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अनुपमा ने नरमी से सलाह दी, फिर आगे कहा, चिंता मत करो। अगर तुम अभी माफी मांगो तो जब हरमन और बाकी लोग आएंगे मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी। मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो मैं भी माफी नहीं मांगूंगी, बिंदिया ने जिद से कहा। अनुपमा ने बिंदिया को बेबस नजरों से देखा। युवा महिला, जैसा कि मिस अनुपमा ने अभी कहा, तुम अगर अभी मुझसे माफी मांगो तो मैं मिस जमोरा के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। नहीं तो जब मेरा कजिन मिस्टर चौबे और बाकी लोग आएंगे तो मामला इतना आसान नहीं रहेगा। तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए, जोसेफ ने गर्व से कहा। सुंदर, बस माफी मांगो, इतनी जिद मत करो, उमेश ने भी बिंदिया की ओर देखते हुए कहा। बिंदिया जमीन पर खड़ी रह गई। उसने दांत पीस लिए। वो बहुत ज्यादा गलतफहमी में थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बिंदिया, शेखर ने भौहें तानकर चिल्लाया। शेखर, तुम मुझसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम मुझसे भी माफी मांगने को कहोगे? बिंदिया की बड़ी आंसू भरी आंखें चौड़ी हो गई और वह चिल्लाई। बिंदिया की बात सुनकर शेखर वहीं ठिठक गया और कुछ नहीं बोला, लेकिन वह गुस्सा था और अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लिया। शेखर को लगता था कि वह सच में बेकार है। उसने मदद के लिए कहा, लेकिन अंत में न सिर्फ उमेश ने मदद नहीं की, बल्कि उसने अपने दोस्त से माफी मांगने को कहा। उसके दिल में एक अभूतपूर्व बेबसी का एहसास उमड़ने लगा। शोएब, यास्मिन और बाकी लोगों के चेहरे भी खराब थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मैं उसे माफी नहीं दूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद बिंदिया ने फिर से चिल्लाया, तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो मत मांगो। हमने कोई गलती नहीं की तो क्यों माफी मांगे? रुद्र ने मुस्कुराते हुए बिंदिया से कहा। बिंदिया ने रुद्र की बात सुनी और अचानक उसकी तरफ देखा। वो विश्वास नहीं कर रही थी क्योंकि रुद्र ही एक था जो उसका साथ दे रहा था। मुझे नहीं पता तुम सही हो या गलत, लेकिन इस समाज में सही होना कोई मायने नहीं रखता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसका नेटवर्क बड़ा है और किसका बैकग्राउंड मजबूत है। उमेश ने बेरहमी से चिल्लाया और कहा, अगर हरमन जैसा कोई तुम्हें गिराना चाहे तो ये इतनी ही आसानी से होगा जैसे किसी चींटी को कुचलना। तुम लोग अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए अपनी ताकत दिखा रहे हो, लेकिन जब मौका आएगा, क्या ये सच में अपनी गरिमा खोने के लिए लायक होगा? हरमन कौन है? रुद्र ने धीरे से जवाब दिया। रुद्र की बात सुनकर उमेश फौरन चुप हो गया। उसने मुड़कर शेखर से कहा, शेखर, तुम्हारे दोस्त का दिमाग ठीक है क्या? मैंने तुम्हें माफी मांगने को कहा और ये क्या रवैया है? शेखर ने रुद्र को देखा और कुछ नहीं कहा। अनुपमा ने रुद्र को सिर से पैर तक देखा। उसे लगा कि जब रुद्र ये बातें कह रहा था, उसका स्वर बेहद आत्मविश्वासी था, जो अविश्वसनीय था। अनुपमा समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र का आत्मविश्वास कहां से आता है। रुद्र, शायद मुझे माफी मांगनी चाहिए, बिंदिया ने हिचकिचाते हुए रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा। रुद्र ने हल्की मुस्कान दी और फिर बेरुखी से कहा, बिंदिया, याद रखो, तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए अब से चाहो तो सही हो या गलत, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन लोगों का तुमसे माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। जब सबने रुद्र और बिंदिया की बातें सुनी तो वे पूरी तरह से चौंक गए। हालांकि रुद्र की बातें वाकई बहुत असरदार थी। सब जानते थे कि उसने ये इसलिए कहा क्योंकि वो घमंडी और अहंकारी था। थोड़ी भी समझदारी रखने वाला ऐसा शब्द नहीं कहता। आखिरकार उनकी नजर में रुद्र बस एक गरीब छात्र था। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके पास ऐसा कहने की शक्ति नहीं थी। शेखर, शोएब और बाकी ने रुद्र को देखा। उनकी आंखों में एक उत्साह की चमक थी। असल में जो रुद्र ने कहा वो वही था जो वे कहने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जोसेफ ने रुद्र को देखकर ताना मारा और घमंड भरे स्वर में कहा, बच्चे, अब घमंड करना तुम्हारे लिए बेकार है। जब मेरा कजिन आएगा तब देखेंगे क्या बोलते हो। तुम्हारा कजिन मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसे घुटनों पर गिरने को कहूं तो वो खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। रुद्र ने निष्ठुरता से जोसेफ को देखा। अगर तुम कहते हो कि मेरे कजिन को घुटनों पर गिरना पड़ेगा
तो वो खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। जोसेफ की ये बात सुनकर उसके चेहरे पर और भी गुस्सा था। बच्चे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम जानते हो हरमन कौन है? क्या सोचते हो कि तुम कोई राज परिवार हो? तुम्हें अपनी नासमझी की कीमत चुकानी पड़ेगी। उमेश ने रुद्र को देखकर मजाक उड़ाया। उसे लगा कि रुद्र इस पल बहुत हास्यास्पद लग रहा है। पूरे गुजरात में थोड़े ही लोग थे जो हरमन के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते थे। यहां तक कि उमेश फैमिली में भी हिम्मत नहीं थी। तो अगर एक गरीब छात्र रुद्र ने ऐसा कहा तो उमेश का गुस्सा आना लाजमी था। असल में तुम लोग ही नासम हो। मेरी नजर में हरमन जैसे लोगों की औकात कुत्तों से भी कम है। उसे मेरा कुत्ता बनने का भी हक नहीं है। रुद्र ने शांत चेहरा बनाए उमेश को देखा। जब सबने यह सुना, वे सब स्तब्ध रह गए। वे हैरानी से भरे थे। तुम सच में कह रहे हो कि मेरा कजिन तुम्हारा कुत्ता बनने का हकदार भी नहीं है? बच्चे, आज तुम्हारी मौत तय है। जोसेफ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए चिल्लाया। जोसेफ के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स ने भी हथियार उठा लिए और रुद्र को गुस्से से देखा। अगर उन्हें रुद्र की ताकत का पता ना होता तो ये लोग पहले ही हमला कर देते। शेखर, शोएब और बाकी लोग चिंतित चेहरे से रुद्र को देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्र ऐसा क्यों कह रहा था। बिंदिया रुद्र के पास हैरान दिख रही थी। यहां तक कि अनुपमा भी भौहें तानी, क्योंकि उसे लगा कि इस समय रुद्र बहुत नासमझी कर रहा है। यह साफ था कि वह जोसेफ और बाकी को उकसा रहा था। अब चाहे वो माफी मांगना चाहे, बहुत देर हो चुकी थी। मुरली ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए अनुपमा से कहा, मिस अनुपमा, अब समझ में आ गया। रुद्र में कुछ तो गड़बड़ है। सौभाग्य से तुमने अभी मिस्टर चौबे को फोन नहीं किया। ये लोग तुम्हें बचा भी रहे हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारे जैसे बड़े स्टार के सामने दिखावा कर रहे हैं। इनके दिमाग खराब है। अगर तुम अब उनकी मदद कर सकती हो तो भविष्य में भी कर सकती हो। अनुपमा अनायास ही उस समय की याद में खो गई जब बिंदिया ने हमला किया था। वो मुंह खोकर हंसी। हालांकि अनुपमा जानती थी कि रुद्र और बाकी का इरादा अच्छा है, पर वो उनके तरीके को समझ नहीं पा रही थी। मिस अनुपमा, अब जब चीजें ये हो गई हैं, तो अगर चाहो भी तो कुछ कर नहीं सकती। मेरी राय में तुम्हें इन्हें इग्नोर कर देना चाहिए और अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। मुरली ने अनुपमा को देखते हुए कहा। अनुपमा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा की चमक थी। वह चाहती थी कि रुद्र और बाकी माफी मांगे और फिर वह उनके लिए दया की गुहार लगाए। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई कि भले ही वह दया की दुआ करे, हरमन शायद रुद्र को माफ ना करे। इसलिए उसका इस मामले में और हिस्सा लेना जरूरी नहीं था। इस समय रुद्र बिना भाव दिखाए वहीं बैठा था। अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। एक समूह गरिमा से अंदर आया। सबसे आगे अनूप और हरमन थे। जोसेफ ने हरमन को देखकर उत्साहित होकर चिल्लाया, हरमन, तुम आखिरकार आ गए। तुम सब फंस गए। हरमन आ गया है। थोड़ी देर संकोच के बाद उमेश ने धीरे से शेखर और बाकी को चिल्लाया। उमेश की बात सुनकर शेखर की आंखों में झिझक की चमक आई। फिर भी रुद्र का चेहरा शांत था। उसने हरमन और बाकी की ओर तक भी नहीं देखा। कौन ऐसा था जो मेरी लोगों को मारने की हिम्मत रखता था? कौन मरना चाहता है? हरमन ने बिना भाव के चिल्लाया। जोसेफ कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से रुद्र की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, हरमन, इन्हीं बच्चों ने हमें पीटा। अनूप का ध्यान हरमन की तरफ था। हरमन ने कॉन्टेम्प्ट से देखा। फिर वो रुद्र के पास जाकर धीरे कहा, तुम वही हो जो मेरी लोगों को पीटा? हाँ। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया। तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हरमन ने रुद्र को देखा और पूछा। कुत्ता, रुद्र ने सहजता से जवाब दिया। सबने यह सुना और फिर से स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हरमन यहां होते हुए भी रुद्र इस तरह बोल सकेगा। अनुपमा ने रुद्र को देखते हुए बिल्कुल निराश हो गई। वो सच में नहीं समझ पा रही थी कि रुद्र क्या सोच रहा था। उसने इतने लोगों के सामने हरमन को कुत्ता कहा। क्या? हरमन ने गुस्से से चिल्लाया और अपनी कमर पकड़ने लगा। ऐसे लोग जो हरमन जैसे होते हैं, वे आम तौर पर अपने साथ बंदूक रखते हैं। जब हरमन ने अभी रुद्र को देखा
तो उसे पता था कि रुद्र बस एक छात्र है, इसलिए उसने उसे चोट पहुंचाने का सोच नहीं रखा था। वो रुद्र जैसे लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतना घमंडी होगा। उसने इतने लोगों के सामने खुलकर उसे कुत्ता कहा। हरमन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो रुद्र के साथ और बेकार बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए वह तैयार था गोली चलाकर रुद्र को सबक सिखाने के लिए। जब रुद्र ने बात खत्म की तो वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। वे बेहद चौंकित थे। हरमन का कोई भी समय बर्बाद करने का इरादा नहीं था। वह तुरंत अपनी तसल्ली निकालने वाला था, लेकिन उससे पहले कि हरमन अपनी बंदूक निकालता, एक शख्स पीछे से आया और उसके बट को लात मार दी। हरमन हॉट स्प्रिंग में गिर गया। वो खड़ा होने का संघर्ष कर रहा था और चिल्लाया, क्या बकवास है, किसने किया ये? हरमन, लगता है तुम अब जीना नहीं चाहते। हरमन को हॉट स्प्रिंग में धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि अनूप था। सबने अनूप को देखा और वे और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अनूप ने हरमन को क्यों लात मारी। अनुपमा ने उलझन भरे चेहरे से अनूप को देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर चौबे, आप? हरमन ने संदेह भरी नजरों से अनूप को देखा। अनूप ने हरमन की परवाह किए बिना जल्दी से रुद्र के पास चला गया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप यहां क्यों हैं? रुद्र ने बेमचल नजरों से अनूप को देखा और बेपरवाह होकर कहा, तुम मुझे जानते हो? मैं अनूप हूं। अनूप ने जल्दी से जवाब दिया। उसका माथा पसीने से तर था और वो बहुत नर्वस था। क्या ये आदमी वाकई मिस्टर सिंघानिया है? मिस्टर चौबे ने कहा, तो ऐसा ही होगा। जब अनूप के साथ आए बॉसों ने अनूप की बात सुनी तो उनकी आंखों में हैरानी चमकी। फिर वे सब रुद्र के पास दौड़े और उत्साहित होकर बोले, नमस्ते मिस्टर सिंघानिया। इन बॉसों ने अभी अनूप से रुद्र के बारे में कुछ बातें सुनी थी। हालांकि वे बहुत विस्तृत नहीं थी, पर इससे उन्हें पता चल गया था कि रुद्र की पृष्ठभूमि कितनी भयानक है। जब उन्होंने रुद्र को देखा तो स्वाभाविक रूप से वे अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सके। मौजूद सभी लोग गुजरात के प्रसिद्ध बड़े बॉसों को देखते रहे, जो इतना सम्मानपूर्वक रुद्र के सामने खड़े थे। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। ये मिस्टर सिंघानिया है। उमेश, जिसे शेखर ने बुलाया था, वो भी थोड़ा चौंका हुआ था। उसने रुद्र के बारे में कुछ सुना था, पर उसे नहीं लगा था कि रुद्र वास्तव में मिस्टर सिंघानिया था। हरमन, जो अभी भी हॉट स्प्रिंग में खड़ा था, और भी ज्यादा उलझन में था क्योंकि डिनर के दौरान अनूप ने मिस्टर सिंघानिया का जिक्र किया था। हालांकि वह रुद्र के बारे में जिज्ञासु था। वह जानता था कि वो मिस्टर सिंघानिया को जानने के योग्य नहीं था। फिर भी उसने इतनी जल्दी मिस्टर सिंघानिया से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके लोग मिस्टर सिंघानिया से टकरा गए थे। हरमन की नजर में यह तथाकथित मिस्टर सिंघानिया एक बेहद चालाक अस्तित्व था, अन्यथा इतने सारे बड़े शख्स उसके सामने झुकते नहीं। हालांकि यह युवक अभी बहुत सामान्य लग रहा था। उसके और मिस्टर सिंघानिया के बीच बहुत बड़ा फर्क लग रहा था। हरमन ने अपने लोगों और मिस्टर सिंघानिया के बीच हुई टकराव के बारे में सोचा। उसकी रीढ़ में ठंडी हवा चली गई और वो नहीं जानता था क्या करे। अनुपमा, बिंदिया और शेखर और भी ज्यादा कंफ्यूज थे। वे जानते थे कि रुद्र एक आम इंसान था, पर अब वो अलौकिक रूप से मिस्टर सिंघानिया बन गया था। ऊपर से ये बड़े लोग रुद्र के प्रति इतना सम्मान दिखा रहे थे। कुछ समय के लिए वे समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। हालांकि अनुपमा एक बड़ी स्टार थी। उसकी सक्रियताएं देवनगर में नहीं थी, इसलिए उसे रुद्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मनोरंजन और व्यापार उद्योग में कई बार संबंध होते हैं, इसलिए मनोरंजन उद्योग की स्टार्स व्यापारिक मामलों से दूर ही रहती है। बिंदिया, शोएब और शेखर बस सामान्य विश्वविद्यालय के छात्र थे। हालांकि उन्होंने योगेंद्र को रुद्र के बारे में बात करते सुना था। शोएब, यास्मिन और बिंदिया उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे। शेखर वहां नहीं था, इसलिए वो नहीं जानता था क्या चल रहा था। जोसेफ ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर हरमन से चिल्लाया, हरमन, तुम वहां क्या खड़े हो? अभी अभी ये लड़का हमारे लोगों को पीटा है।
उसने तुम्हें कुत्ता तक कहा। जल्दी इस लड़के को सबक सिखाओ। जोसेफ को नहीं पता था वो इस बार कितना बड़ा झगड़ा लाया है। वह चाहता था कि हरमन रुद्र को सबक सिखाए। फिर भी जोसेफ के शब्दों ने हरमन को जगा दिया। हरमन जल्दी से हॉट स्प्रिंग से बाहर निकला और चिल्लाया, मिस्टर सिंघानिया, मैं अभी अंधा था, तुम्हें नहीं पहचान पाया, कृपया मुझे माफ कर दो। रुद्र ने हरमन को ठंडे स्वर में देखा पर कुछ नहीं कहा। हरमन उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र का क्या मतलब था। वह केवल मदद के लिए अनूप की ओर मूर्खतापूर्ण नजरों से देख सकता था। अनूप ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर हरमन से धीरे से कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी घुटने टेको और मिस्टर सिंघानिया से माफी मांगो। घुटने टेको और मिस्टर सिंघानिया से माफी मांगो। अनूप की बात सुन हरमन की आंखों में अजीब रौनक आई। उसने कुछ सेकंड हिचकिचाया, फिर जोर से घुटने टेक दिए और हकलाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, अब मैं अपनी गलती समझ गया हूं। मैं अभी अंधा था और तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं, कृपया मुझे छोड़ दो। सबने हरमन को रुद्र के सामने घुटने टेकते देखा और उलझन भरे चेहरे बनाए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हरमन रुद्र के सामने घुटने टेक देगा। अनुपमा ने अपना मुंह ढका और कुछ कहने में असमर्थ थी। क्या रुद्र के पास कोई रोचक पृष्ठभूमि है? इस वक्त सरोज की नजर रुद्र पर बड़ी ही बदली हुई लग रही थी। वो अंदर से सिसकने लगी। रुद्र ने हरमन को बेपरवाह निगाहों से देखा और बिना भाव व्यक्त किए कहा, मैंने कहा था कि तुम कुत्ते हो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हरमन ने बिना सोचे रुद्र के सामने सिर हिलाया। ये अच्छी बात है। रुद्र ने हरमन को देखा और सिर हिलाया। जब सभी ने रुद्र और हरमन के बीच ये वार्तालाप सुना तो उनके मुंह चौड़े हो गए। हरमन कौन था? रुद्र ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने उसे कुत्ता कहा और हरमन ने असली में पलटकर कुछ नहीं कहा। यह नजारा सबकी नजरों में बहुत अधिक अजीब था।